इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। तो हर 5वां जो डायबिटिक पेशेंट है वो एक इंडियन पेशेंट है। ये आंकड़ा लगभग 100 मिलियन लोगों का है। किन लोगों को डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं? अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे होंगे उनमें डायबिटीज के चांसेस बाकी पॉपुलेशन के कंपेयर में ज्यादा होंगे। क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिससे कि पेशेंट अर्ली स्टेज में पहचान पाए कि उसको डायबिटीज है या नहीं है? देखिए, जिन लोगों में हम डायबिटीज सस्पेक्ट करते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। तो HbA1c की इंपॉर्टेंस क्या है? ये डायबिटीज के डायग्नोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जिनका डायबिटीज डायग्नोस हो गया फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, ऐसे मरीजों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? लंबे टाइम तक डायबिटीज से आपके गुर्दे पर असर आ गया, आपका गुर्दा पूरी तरीके से खराब हो गया, मरीज को धुंधलापन आ गया और इसमें पूरी तरीके से भी विजन लॉस हो सकता है। डायबिटीज के बहुत सारे मरीज जो नियमित तौर पर दवाई नहीं लेते वो हमारे पास लकवे के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँ हार्ट अटैक। आज शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने डायबिटीज का या मधुमेह का नाम ना सुना होगा। चाहे इंडिया हो चाहे वर्ल्ड हो, इसमें एक बहुत बड़ी बीमारी है, वो डायबिटीज है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विकास डाका, सीनियर रेजिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एट एम्स जोधपुर। आज डायबिटीज के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। डायबिटीज का कारण क्या है, डायबिटीज इतना कॉमन क्यों है, डायबिटीज के लक्षण क्या क्या है, डायबिटीज का ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जी, जो सीनियर रेजिडेंट है इन डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन एट एम्स जोधपुर। आपका बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। थैंक यू। आप हमें ये बताइए कि डायबिटीज क्या होता है? देखिए, डायबिटीज को आम भाषा में मधुमेह या फिर शुगर की बीमारी के नाम से जाना जाता है। इसमें इंसुलिन की या तो डेफिशिएंसी होती है, फिर इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होता है बॉडी में। तो जो सबसे कॉमन चीज देखने को मिलती है वो है कि पेशेंट के शुगर लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया जिसको मेडिकल टर्म में हम लोग बोलते हैं। लेकिन शुगर के अलावा बहुत सारे और मेटाबॉलिक चेंजेस होते हैं, जैसे कि लिपिड प्रोफाइल बिगड़ जाती है, जिसको आम भाषा में बोलते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, या फिर इन मरीजों में बीपी की शिकायत भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर राकेश जी, इंडिया को डायबिटिक कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडिया में डायबिटीज कितनी बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, इंडियन सोसाइटी में डायबिटिक एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर दुनिया भर में आप देखोगे तो हर 5वां जो डायबिटिक पेशेंट है वो एक इंडियन पेशेंट है। एक 2008 से लेकर 2020 तक एक सर्वे हुआ था, ICMR का सर्वे था, उसमें देखा गया कि लगभग 10 से 11% जो पॉपुलेशन इंडिया की वो डायबिटिक है। ये आंकड़ा लगभग 100 मिलियन लोगों का है। 100 मिलियन एक बहुत बड़ा नंबर है जी। तो इतना कॉमन इंडिया में डायबिटीज क्यों है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, डायबिटीज ही नहीं, इवन कोई भी क्रोनिक इलनेस की जब हम बात करते हैं इंडियन सोसाइटी में, तो जो एक सबसे बड़ा इशू निकल के आता है सामने वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। जागरूकता की बहुत कमी है। हाँ, ये तो इंडिया में बहुत सारी डिजीज को लेकर जागरूकता बहुत कम है, ये भी एक बड़ा इश्यू है। इस चक्कर में मरीज टाइमली डायग्नोज नहीं हो पाता। अगर कोई टाइमली डायग्नोज भी हो जाता है तो वो प्रॉपरली ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। इस चक्कर में वो फिर हमारे पास जब प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत बार सिर्फ कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये इंडियन हेल्थ सोसाइटी पे बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं। तो डायबिटीज के क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, या आम भाषा में बोलें कि किन लोगों को डायबिटीज होने का चांसेस ज्यादा होते हैं? देखिए, अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो 2 सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर निकल के आते हैं। बाकी क्रोनिक इलनेस में भी अपन ये देखते हैं, एक जेनेटिक फैक्टर होता है, दूसरा एनवायरमेंटल फैक्टर होता है। जेनेटिक फैक्टर का कहने का मतलब है कि कुछ डेफिनेटली आपके जेनेटिक चेंजेस हैं जो आपको डायबिटीज के लिए ज्यादा प्रोन करते हैं। लाइक कि अगर आपके पेरेंट्स को डायबिटीज है तो डेफिनेटली उनके जो बच्चे होंगे उनमें डायबिटीज के चांसेस बाकी पॉपुलेशन के कंपेयर में ज्यादा होंगे, 2 से 3 गुना चांसेस ज्यादा होंगे। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको आप बदल नहीं सकते। दूसरा है एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स, जिसमें क्या आती है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी आप कितना करते हैं, डाइट आप कैसा ले रहे हैं, आप स्ट्रेस से कितना जूझ रहे हैं, वजन आपका कैसा है, मोटापा कितना है, ये वाली चीजें, ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये 2 मेजर रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज के इंडिया में। तो एक इंसान अगर मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर है उन पे अच्छे से काम करे तो उसमें डायबिटीज का रिस्क काफी कम हो सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप उससे डायबिटीज से बच भी सकते हैं, और अगर आपको डायबिटीज है तो उसको वेल कंट्रोल्ड भी रख सकते हैं। तो ऐसा क्या कारण है कि जिनके माता पिता में डायबिटीज है उनके बच्चों में डायबिटीज होने का रिस्क ज्यादा है? देखो, एक तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस भी है, कुछ जीन्स का, कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं। उसके अलावा आप देखोगे तो अगर माता पिता टाइप 2 डायबिटीज की बात करें तो कहीं ना कहीं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 फैक्टर है, एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल और दूसरा डाइट, या फिर अपन बोले कि डाइट के कारण ओबेसिटी। तो अगर पेरेंट्स अगर आपके ओबेस हैं, उनकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी है, उनकी डाइट पुअर है, अनहेल्दी डाइट है, तो ये चीजें, वो बच्चा भी उसी एनवायरनमेंट में रह रहा है, ये चीजें बच्चा उनसे कैच करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफस्टाइल सीडेंटरी रहेगी, उसकी डाइट भी वैसी ही रहेगी, तो उसमें डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि डायबिटीज के पेशेंट सिर्फ कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, जैसे कोई रीनल की डिजीज लेके आया है, या कोई आंख की बीमारी लेके आया है, या कोई डीके में आया है। ऐसे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं जिससे कि पेशेंट अर्ली स्टेज में पहचान पाए कि उसको डायबिटीज है या नहीं है? तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज के जो एक मेजर पॉपुलेशन है वो जब प्रेजेंट करते हैं तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। रूटीन स्क्रीनिंग में हमें ब्लड शुगर ज्यादा मिलते हैं, वर्कअप करते हैं, डायबिटीज निकल जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप में रिस्क फैक्टर्स है डायबिटीज के, जैसे मैंने आपको बताया सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, ओबेसिटी है, स्ट्रेस है बहुत लंबे टाइम से, और फिर आपको क्लासिकल सिम्टम्स आ रहे हैं डायबिटीज के, जैसे कि बार बार भूख लगना, बार बार
पेशाब का लगना, बार बार पानी पीने की इच्छा होना, तो ये डायबिटीज़ के क्लासिकल सिम्टम्स हैं। इनके बाद आपको शुगर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए। कुछ मरीज होते हैं जिनमें शुगर बहुत ज़्यादा रहता है, उनको बार बार धुंधलापन आना और विजन में भी इश्यूज आ सकते हैं। जब आपके पास एक मरीज आया कि जिसमें रिस्क फैक्टर भी है, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, ये सब सिम्टम भी हैं, तो आप ऐसे मरीज को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं? देखिए, जिन लोगों में हम डायबिटीज सस्पेक्ट करते हैं उनके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं। उनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि जो पेरिफेरी में भी इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आप देखते होंगे सीएचसी या पीएचसी से जो पेशेंट आता है उसके पास एक फास्टिंग ब्लड शुगर की रिपोर्ट तो होती है, एक रैंडम ब्लड शुगर की रिपोर्ट हो सकती है। तो इनके आधार पे भी डायबिटीज़ इजीली डायग्नोस किया जा सकता है। जैसे कि अगर अपन WHO क्राइटेरिया की बात करें तो किसी पेशेंट को अगर क्लासिकल डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं और उसका अगर रैंडम ब्लड शुगर एक बार भी 200 से ऊपर आया तो उस मरीज को डायबिटीज़ है। या फिर कोई मरीज का खाली पेट का शुगर, जिसको फास्टिंग ब्लड शुगर बोलते हैं, कि ओवरनाइट फास्टिंग किया, सुबह उठते ही शुगर चेक किया, अगर वो 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है तो उसको डायबिटीज़ है। एक और टेस्ट होता है जो पेरिफेरी में कुछ सेंटर्स पे अवेलेबल नहीं होता, लेकिन आजकल उसका अवेलेबिलिटी बढ़ गया है, वो होता है HbA1c। तो HbA1c की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है ये टेस्ट की, HbA1c रिपोर्ट करवाते हैं रूटीन। देखिए, HbA1c का जो टेस्ट है वो बाकी जो डायबिटीज़ के टेस्ट है उनसे थोड़ा सा अलग है। जैसे कि RBS की अगर अपन बात करें, RBS जब आप किसी पेशेंट का करते हो तो वो उस टाइम का ही शुगर बताता है आपको। अगर आपने कुछ मीठी चाय पिए, मीठा खाया, फिर RBS लिया तो वो बढ़ा हुआ आ सकता है। लेकिन जो HbA1c है वो आपका पिछले 2 से 3 महीने का शुगर कंट्रोल बताता है कि उस टाइम पे आपके ब्लड के अंदर शुगर कितनी थी। ये डायबिटीज के डायग्नोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और डायग्नोसिस के बाद उसको जब फॉलो करते हैं पेशेंट को, ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स देखते हैं, उसमें भी HbA1c का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो HbA1c की क्या वैल्यू होती है? अगर उससे ज़्यादा का लेवल है तो उसको डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। देखिए, अगर अपन HbA1c की बात करें तो अगर वो 6.5 है, इससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको डायबिटीज़ है। बट ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जब भी आप किसी का HbA1c का वैल्यू देखते हैं वो 6.5 से ज़्यादा है, डायबिटिक रेंज में आ रहा है, तो सबसे पहली चीज़ है वो आपको देखने की वो फॉल्सली हाई तो नहीं है या फिर फॉल्सली लो तो नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं HbA1c की बात करूं तो वो अगर आपका 6.5 से कम है लेकिन 5.7 से ज़्यादा है तो वो आपको प्री डायबिटिक रेंज में रखता है। वो ये बताता है कि आपको आज की तारीख में डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन आने वाले 6 महीने में, आने वाले 12 महीने में बाकी लोगों की तुलना में आपके अंदर डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम भी जैसे OPD में जनरली देखते हैं कि कुछ मरीजों की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा रहता है टाइप 1 डायबिटीज़, कुछ में लिखा रहता है टाइप 2 डायबिटीज़। इनमें क्या डिफरेंस होता है टाइप 1 में, टाइप 2 में? देखिए, आम जनता के लिए अगर मैं बताऊं तो मोटे मोटे जो चीज़ें आप ध्यान में रख सकते हैं वो ये कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो खास करके बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। आप जब बचपन में होते हैं उसी टाइम पे डिजीज स्टार्ट हो जाती है, 14-15 साल तक आपके अंदर डायग्नोज भी हो जाती है। टाइप 2 जो डायबिटीज़ है वो कहीं ना कहीं 30-35 साल के बाद ज़्यादातर पॉपुलेशन में डायग्नोज होती है। ये बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल इतनी हो गई है, ओबेसिटी का प्रेवलेंस इतना हो गया है, तो हो सकता है कि डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ वाला आपको 20 साल में मिल जाए, 25 साल में मिल जाए। लेकिन एक रफ आइडिया ऐसा है कि 30 साल से नीचे अगर है तो टाइप 1 के चांसेस ज़्यादा है, 30 साल से ऊपर अगर कोई पेशेंट आ रहा है तो टाइप 2 के चांसेस ज़्यादा है। इसके अलावा टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट यूजुअली लीन एंड थिन होते हैं, पतले होते हैं। टाइप 2 में जैसे हमने देखा कि रिस्क फैक्टर ओबेसिटी होता है, तो वो पेशेंट ज़्यादातर उनमें मोटापे की शिकायत होती है। मैकेनिज्म वाइज भी डिफरेंस है, जैसे कि टाइप 1 में इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, आपके शरीर में इंसुलिन बनता ही नहीं है, और टाइप 2 में आपके शरीर में इंसुलिन बनता तो है लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, उसके रेजिस्टेंस होता है कहीं ना। हाँ, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। एक टाइम के बाद 10-20-15 साल के बाद हो सकता है कि वो इंसुलिन बनना आपके अंदर बंद हो जाए, लेकिन इनिशियली आपके पास इंसुलिन रहता है। थेरेपीज में भी थोड़ा डिफरेंस है, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस में हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं, टैबलेट्स यूज कर सकते हैं डायबिटीज के लिए। लेकिन टाइप 1 के जो पेशेंट होते हैं उनमें आमतौर पर ये गोलियां काम नहीं करती हैं, उनमें इंजेक्शन से शुरुआत की जाती है। इसके अलावा जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट है उनमें हमें और भी ऑटोइम्यून डिजीज देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि विटिलिगो है, जैसे शरीर पे सफेद रंग के धब्बे दिखना है, पर्नीशियस अनीमिया है, या फिर मैं बोलूँ को हाइपोथायरॉयडिज्म है, सीलियक डिजीज है। ये सारी चीजें टाइप 1 डायबिटीज के साथ ज्यादा कॉमन है, टाइप 2 डायबिटीज के साथ कम कॉमन है। तो टाइप 1 डायबिटीज के जो पेशेंट है उनमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से भी उनके ग्लूकोज लेवल में कुछ डिफरेंस आता है? देखो, कहीं ना कहीं अगर आप उनमें सेडेंटरी लाइफ स्टाइल रखते हैं, जब आप मैनेजमेंट करने जाते हैं, तो डायबिटीज का जो भी पेशेंट है आप उनमें एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन दोनों बताते हैं। आप उसका इंपॉर्टेंस है, चाहे वो टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स ग्रो करते हैं, और जब आपके मसल्स मांसपेशियां जब ग्रो करती हैं तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ता है। तो जो टाइप 1 का पेशेंट जो इंसुलिन ले रहा है, हो सकता है कि उसका इंसुलिन का रिक्वायरमेंट कम हो जाए, और टाइप 2 वाले के पास तो ऑलरेडी इतना इंसुलिन है, तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो उसका शुगर कंट्रोल पहले से बेहतर होता जाएगा। तो हाँ, जो डाइटरी मॉडिफिकेशन है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, दोनों तरह के डायबिटिक पेशेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर आके से बताएं कि जैसे कुछ मरीज हैं उनको डायबिटीज के सिम्टम आ रहे हैं लेकिन वो सिम्टम को वो अनदेखा कर रहे हैं, ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, या जिनका डायबिटीज डायग्नोस हो गया फिर भी वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहे, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन भी फॉलो नहीं कर रहे, ऐसे मरीजों में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन
कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज़ का एक नाम ये भी होता है कि साइलेंट किलर है। तो आप हमें कॉम्प्लिकेशन के बारे में बताएं कि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन क्या है। देखिए, मोटे मोटे तौर पर डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। एक्यूट में अगर मैं बात करूं तो अगर आपको डायबिटीज है और आप उसका इलाज नहीं ले रहे हैं तो एक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस करके कॉम्प्लिकेशन होता है, वो डेडली कॉम्प्लिकेशन है, वो जानलेवा है। वो जब भी आपको कोई इन्फेक्शन होगा, कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आपके बॉडी में होगा, जब इंसुलिन के रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे लेकिन आपके बॉडी में ऑलरेडी इंसुलिन कम है या फिर आपके बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो उस टाइम पे आप में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। इसके अलावा क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, आपका डायबिटीज कंट्रोल में नहीं है, तो हो सकता है कि एटलीस्ट 10 से 15 साल बाद आपको क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिले। इनमें भी अगर अपन इनको डिवाइड करना चाहें तो माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आम भाषा में अगर आम नागरिक इसको समझना चाहें तो मैं बोलूँगा कि माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस में अपने आते हैं डीकेडी, डायबिटिक किडनी डिजीज इसको अपन बोलते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी और डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसमें आप एक एक करके समझें। डायबिटिक किडनी डिजीज का मेरा मतलब है कि लंबे टाइम तक डायबिटीज से आपके गुर्दे पर असर आ गया, आपका गुर्दा पूरी तरीके से खराब हो गया। डायबिटिक रेटिनोपैथी का मतलब है कि मरीज की आंखें खराब हो गई हैं, मरीज को धुंधलापन आ गया और इसमें पूरी तरीके से भी विजन लॉस हो सकता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी की बात करूं तो पैरों में झंझनाहट होना, हाथों में झंझनाहट होना और कमजोरी आ जाना, ये सारी चीजें डायबिटिक न्यूरोपैथी में हो सकती है। माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, जिसको आम भाषा में लकवे की शिकायत बोलते हैं। डायबिटीज के बहुत सारे मरीज जो नियमित तौर पर दवाई नहीं लेते वो हमारे पास लकवे के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर मैं बोलूं हार्ट अटैक, हार्ट अटैक भी एक माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशन है। और तीसरा पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज, कुछ लोगों में जो पैर के नसें होती हैं उनमें छोटे छोटे खून के थक्के जम जाते हैं या फिर वो नसें सिकुड़ जाती हैं, जिसके कारण जब वो चलते फिरते हैं तो उनके पिंडियों में बहुत तेज दर्द होने लग जाता है। तो ये मोटे मोटे तौर पर डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो कई मरीज बोलते हैं कि हम तो डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट भी नहीं ले रहे, हमारे तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। हो सकता है उनके 10 साल के बाद में या 15 साल बाद में सीधे कॉम्प्लिकेशन में लैंड अप करें और उनकी बीमारी इतनी सीवियर हो कि उसका आगे मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। देखो, डायबिटीज और हाइपरटेंशन इसीलिए इन बीमारियों को साइलेंट किलर बोला गया है, क्योंकि ये आप में हमेशा सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट नहीं करेंगे, ये एसिम्टोमेटिक चलते रहेंगे बहुत सालों तक आपके शरीर में डैमेज करते रहेंगे, लेकिन जब प्रेजेंट करेंगे तो वो डैमेज इतना हो चुका होगा कि उसको रिवर्सिबल करना बहुत ही मुश्किल है। एक चीज़ और मैं यहाँ पूछना चाहूँगा कि जैसे कई डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, उनको हार्ट अटैक आया, उनको पता ही नहीं लगा। जनरली ये देखते हैं कि हार्ट अटैक आता है तो बहुत तेज दर्द होता है सीने में, लेकिन डायबिटीज के पेशेंट्स में ऐसा क्यों है कि उनको दर्द ही महसूस नहीं होता? इसको मेडिकल टर्म्स में हम एंजाइना इक्विवेलेंट बोलते हैं कि बाकी लोगों में जो हार्ट अटैक आता है तो एक टिपिकल चेस्ट पेन होता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स में या फिर ओल्ड एज पेशेंट्स में वो नहीं होता। ये प्रोबेबली न्यूरोपैथी के कारण होता है। जब लंबे टाइम से आपको डायबिटीज है तो कहीं ना कहीं जो आपका हार्ट अटैक का जो पेन सेंस करने वाली नर्व्स हैं वो भी डैमेज हो जाती हैं, तो इन लोगों में साइलेंट अटैक्स आ सकते हैं। तो एक मरीज है जिसको डायबिटीज डायग्नोस हो गया, उसको मैनेजमेंट की क्या क्या अप्रोच रहती है आपकी? देखो, सबसे पहले तो जैसे हमारे पास ओपीडी में कोई डायबिटीज का पेशेंट आता है तो हम ये देखते हैं कि उस पेशेंट को सिर्फ डायबिटीज है या फिर उसको डायबिटीज रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं। उसके लिए हम कुछ स्क्रीनिंग इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे कि उसके पेशाब की जांच करते हैं, उसकी आंखों की जांच करते हैं, उसका न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इनके बाद हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को कितना एग्रेसिवली ट्रीट करना है। आमतौर पर जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मॉडलिटीज होती हैं। एक होता है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें किसी भी तरह की दवाई नहीं दी जाती पेशेंट को। लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है? जी हाँ, उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, उन चीज़ों के बारे में पेशेंट को बताया जाता है। एक होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें पेशेंट को फार्माकोथेरेपी जिसको अपन बोलते हैं, उसमें पेशेंट को हम दवाइयाँ देते हैं। वो दवाइयाँ टैबलेट की फॉर्म में भी हो सकती है, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं, या फिर वो दवाइयाँ इंजेक्शन के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि इंसुलिन होता है। आमतौर पर जो डायबिटीज़ के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनमें हम दोनों ही चीज़ें स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम है कि जो पेशेंट होते हैं आपके पास वो लॉस टू फॉलो अप बहुत ज़्यादा है। वो आपके पास एक बार आते हैं, दूसरी बार उनका आएंगे नहीं आएंगे वो कहना बहुत मुश्किल है, चाहे फाइनेंशियल इशूज़ हो, चाहे लैक ऑफ अवेयरनेस हो, चाहे कुछ भी कारण हो, तो लॉस ऑफ फॉलो अप बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप को किसी पेशेंट को सिर्फ डाइट या लाइफस्टाइल बता के भेज देना सफिशिएंट नहीं है। अगर उसका ब्लड शुगर ज़्यादा बिगड़ा हुआ है तो डेफिनेटली कुछ लोग जो डायबिटिक प्री डायबिटिक रेंज में है, जैसे अपन ने बात की कि HbA1c 5.7 से लेकर 6.4 तक अगर रह रहा है, उन पेशेंट्स में आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, उससे आप स्टार्ट कर सकते हैं और उनको आप मॉनिटर कर सकते हैं। प्री डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए, प्री डायबिटिक पेशेंट्स के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, डाइटरी मॉडिफिकेशन, स्ट्रेस हैंडलिंग, ये सब चीज़ें प्राइमरी ट्रीटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन मरीजों को डायबिटीज डायग्नोस हो गया, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनमें आपकी HbA1c का टारगेट क्या रहता है? कि क्या सबका 6.5 रहना जरूरी है या ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है? देखिए, आमतौर पर 6.5 तक तो हम किसी का टारगेट नहीं रखते। ज़्यादातर
ज़्यादातर पेशेंट्स में जो हमारा टारगेट रहता है वो HbA1c हम चाहते हैं कि वो 7 से नीचे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप 6.5 का टारगेट लेते हैं ना, इतना एग्रेसिवली डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उन पेशेंट्स में हाइपोग्लाइसीमिया के रिस्क बहुत बढ़ जाता है। और हाइपोग्लाइसीमिया एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है, वो एक्यूटली डेडली हो सकता है। तो हमारा टारगेट ज़्यादातर मरीजों में 7 से नीचे रहता है। लेकिन हाँ, अगर कोई पेशेंट मान लो कि 80 साल का पेशेंट है, हॉस्पिटलाइज है, हमें पता है कि उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, उन पेशेंट्स में हम बहुत स्ट्रिक्ट शुगर कंट्रोल नहीं करते। उनमें हम टारगेट 7.5 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। तो डेफिनेटली पेशेंट टू पेशेंट, कंडीशन टू कंडीशन हमारा जो डायबिटिक कंट्रोल है उसके टारगेट डिफर हो सकते हैं। क्योंकि ये बात समझना ज़रूरी है कि जो हाइपरग्लाइसीमिया है उसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो आपको बहुत सालों के बाद डेवलप होते हैं, बट हाइपोग्लाइसीमिया है वो तो विद इन मिनट्स आपके अंदर कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकता है। तो एक जो डायबिटीज़ का पेशेंट है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट ले रहा है, उसमें भी हो सकता है बीच में हाइपोग्लाइसीमिया का एपिसोड आया हो, तो उस चीज़ को वो कैसे पहचान सकता है? देखिए, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कि ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स ले रहे होते हैं और हाइपोग्लाइसीमिया के साथ अस्पताल में आते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के बहुत कॉमन से सिम्टम होते हैं, जैसे कि जब भी आपके शुगर लेवल्स गिरते हैं, नॉर्मल से बहुत नीचे गिर जाते हैं, तो आपको घबराहट होना, धड़कन का तेज होना, पसीना आ जाना, बेहोशी आना या फिर दौरा पड़ सकता है। ये आमतौर पर ऐसे सिम्टम्स हैं जो हम हर पेशेंट को बता के भेजते हैं कि ये हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स हैं। ऐसे सिम्टम्स आप जब भी नोटिस करें, जब भी आप फील करें, सबसे पहले आप कुछ ना कुछ मीठा अपने पास में रखें और अपना शुगर का लेवल जांच करें। ये उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं जो ओल्ड एज के पेशेंट होते हैं, जो CKD के पेशेंट होते हैं। एक टर्म आजकल सुनने को मिलता है कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर, वो क्या होता है? देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव डायबिटिक केयर का मतलब है कि जब आप डायबिटीज़ के पेशेंट से डील कर रहे हो, जब एक डायबिटीज़ का पेशेंट आता है और उसका इलाज करना चालू करते हैं, तो हमारा जो टारगेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसके शुगर को कंट्रोल करना नहीं होता। शुगर के अलावा भी बहुत सारे मेटाबॉलिक चेंजेस है जो उसकी बॉडी में हो रहे हैं। जैसा कि हमने बात की कि उन पेशेंट्स में डिसलिपिडीमिया, आम भाषा में इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाता है, उस चीज़ को भी एड्रेस करना होता है। उन पेशेंट्स में एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनके इंसिडेंस भी ज़्यादा हैं क्योंकि क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, उन चीज़ों को भी एड्रेस करना होता है। उनकी डाइट है, उनकी लाइफस्टाइल है, उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, उनकी जो अदर कोमोर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे उसी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, उसको भी मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब अपन कॉम्प्रिहेंसिव केयर की बात करें तो एक ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जिसमें शुगर कंट्रोल एक पार्ट है और बाकी कोमोर्बिडिटीज़ का इलाज करना या फिर उनको कंट्रोल करना दूसरा पार्ट है। कोई भी क्रोनिक इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है, उनमें सबसे ज़रूरी कि आप सबसे पहले अपने जो रिस्क फैक्टर है उन पे काम करो। अगर आप उन पे काम करते हो सकता है आपको वो डिजीज़ डेवलप ही ना हो। अगर वो डिजीज़ डेवलप हो गई तो उसका टाइमली डायग्नोसिस हो। अगर डायग्नोसिस हो जाता है तो उसको टाइमली ट्रीट करें, टाइम से ट्रीटमेंट लें, रेगुलर फॉलोअप में रहें। ये कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। डायबिटीज़ सिम्टम बहुत लेट आ रहे हैं, लेकिन कई पेशेंटों में जैसे कॉम्प्लिकेशन हो गए तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको अर्ली सिम्टम्स भी बताए, कॉम्प्लिकेशन भी बताए। तो आप में ऐसे कोई भी सिम्टम हो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डायबिटीज़ की जांच कराएं। अगर आपको डायग्नोसिस होता है डायबिटीज़ का तो रेगुलर ट्रीटमेंट लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे डायबिटीज़ में किन किन डाइटरी हैबिट्स को अपनाना चाहिए, क्या खाना खाना चाहिए, किस खाने को अवॉइड करना चाहिए, इन सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।